तो आप सभी लोग, सो ये बहुत अच्छा लगा कि हिंदी में भी अब वेबिनार स्टार्ट होने लगे हैं। वैसे बहुत कम होते थे, तो अब हिंदी वेबिनार्स एआईएफ के बिहाफ पे मीनू मैम ने एक ये अपॉर्चुनिटी लिया है आपसे इंटरेक्ट करने के लिए। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू मीनू मैम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस हिंदी वेबिनार, एंड सर, आई एम श्योर दैट शी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज मेनी मोर Hindi webinars. So, ma'am, over to you. No formalities. थैंक यू सो मच मैथ्यू सर। एंड बिफोर स्टार्टिंग, शुरू करने से पहले, क्योंकि ये हिंदी वेबिनार है तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी हर बात हिंदी में ही हो। सबसे पहले मैं मैथ्यू सर का, एआईएफ का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस दिया है। बेसिकली दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मैथ्यू सर। एंड उसके बाद नो डाउट हमारी जिंदगी में होते हैं कुछ ऐसे लोग जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया होता है, मोटिवेशन दिया होता है ताकि हम आगे बढ़ सके। तो मैथ्यू सर एंड माय प्रिंसिपल मिसेस हेमलता विशन, जिन्होंने मुझे हमेशा बहुत गाइड किया है, माय पेरेंट्स, तो इन सबका मैं इस मंच पर जो है शुक्रिया अदा करने के बाद ही आज का वेबिनार शुरू करूंगी। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन मैथ्यू सर। एंड आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हिंदी के वेबिनार के लिए ज्वाइन किया है। हालांकि हमने सोचा नहीं था कि 100 जो हमारी सीट्स हैं वो बिल्कुल फुल हो जाएंगी, बट अभी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो वेटिंग रूम में हैं, बट हम उन्हें ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच डियर पार्टिसिपेंट्स। तो चलिए हम आज का जो हमारा विषय वस्तु है हम उसे शुरू करेंगे। प्लीज आप मुझे 1 मिनट दीजिए ताकि मैं आपके साथ आज का जो स्क्रीन है उसे शेयर कर सकूं। मैथ्यू सर, प्लीज आप मुझे एक बार बताएंगे क्या मेरी प्रेजेंटेशन दिख रही है? मैथ्यू सर, क्या आप मुझे एक बार बताएंगे कि प्रेजेंटेशन विजिबल है? हाँ जी मैम, विजिबल है। जी, थैंक यू विजिबल है। सर, थैंक यू सर। तो चलिए देखिए, आज का जो हमारा वेबिनार है उसका जो विषय है वो है हिंदी भाषा शिक्षण की युक्तियां। वैसे तो लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि हिंदी भाषा बहुत आसान है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि हिंदी का क्या सीखना है। हालांकि आजकल तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी हिंदी भाषा को बहुत ही महत्व दिया है। उनका हर भाषण जो है वो हिंदी भाषा में ही होता है। और हर जगह हिंदी जो भाषा है हमारी वो बहुत ऊंचाइयां छू रही है। आपने देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है हमारे, आजकल वहां भी बहुत अधिक कोशिश की जाती है कि हर भाषण जो है वो हिंदी में दिया जाए। तो हिंदी के प्रति लोगों का प्यार, लोगों का रुझान बहुत बढ़ रहा है। लेकिन हिंदी भाषा जो है उसे बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके जो नियम हैं, यदि उनका शिक्षण हमें बहुत अच्छे और आप कह सकते हैं कि कलात्मक ढंग से सिखाना आ जाए तो हिंदी भाषा जो है वो बहुत सुंदर तरीके से हम उसे आगे ले जा सकते हैं। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा मात्राओं का शिक्षण। उससे पहले, क्योंकि मात्राएं जो है वो हमारी वर्णमाला पर निर्भर करती हैं, वर्णमाला से हमें स्वर मिलते हैं और स्वरों से हमें मात्राएं मिलती हैं, तो कोशिश करेंगे कि हम वर्णमाला के बारे में भी कुछ बात करेंगे, मात्राओं का शिक्षण भी होगा। और सबसे जरूरी, जो हम शिक्षकों को या फिर हमें माता पिता होने के तौर पर भी घर पर जो मुश्किलें हमें देखनी पड़ती हैं हिंदी भाषा में, कि उसमें हमारे जो छात्र हैं या छोटे बच्चे हैं या हम खुद क्या त्रुटियां करते हैं, क्या गलतियां करते हैं और कैसे हम उन छोटी छोटी गलतियों का निवारण कर सकते हैं।
अब देखिए, जब भी कोई कार्यशाला या किसी वेबिनार का आयोजन किया जाता है, तो उसके पीछे भी कोई उद्देश्य होता है। आप हर एक वेबिनार से या हर एक कार्यशाला से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो आज की कार्यशाला के बाद आप क्या-क्या सीख जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मात्रा के उच्चारण में शरीर के अंगों का प्रयोग, मात्राओं की छोटी व लंबी ध्वनि का भेद, मात्राओं के उच्चारण और लेखन नियमों का शुद्ध ज्ञान, मात्रा चिन्हों का वर्णों के साथ प्रयोग, भाषा कौशलों के विकास हेतु हमारी जो चर्चा है वो आगे बढ़ेगी। अब देखिए, इस बात से हम सभी जो हैं वो जरूर हम इस बात को मानेंगे कि छात्रों द्वारा अ, क्या ऐसी त्रुटियां हैं जिन्हें जो छात्र त्रुटियां करते हैं। देखिए, छात्र हिंदी भाषा में या अंग्रेजी में भी या तो लेखन त्रुटियां करते हैं, या तो उच्चारण वाचन त्रुटियां करते हैं, या तो राइटिंग मिस्टेक्स होती है, या तो उनका जो स्पोकन है उसमें कुछ मिस्टेक्स होती है। तो देखिए, लेखन जो त्रुटियां हैं उसमें क्या गलतियां होती हैं। पहला तो जो वर्ण है और जो मात्रा है, छात्र क्या करते हैं कि उनका जोड़ करते समय उसमें बहुत अधिक जो है वो जगह छोड़ देते हैं, बहुत अधिक स्थान बीच में छोड़ देते हैं, मात्रा चिन्ह पर शिरोरेखा नहीं लगाते हैं, समझ में नहीं आता है उन्हें कि किस शब्द में कौन सा मात्रा चिन्ह लगाएं। और ये जो आप कह सकते हैं मुश्किल है, ये छात्रों को तब आती है जहां उन्हें एक से दिखने वाली मात्राओं का प्रयोग करना होता है, या जिन मात्राओं का प्रयोग उच्चारण एक सा लगता है। जैसे कि आप कह सकते हैं इ, ई, उ, ऊ। इन मात्राओं में जो एक से दिखाई या सुनाई देती हैं, इनके प्रयोग में जो है बहुत अधिक मुश्किल छात्रों को आती है। उसके बाद हम बात करते हैं उच्चारण त्रुटियों की। उच्चारण त्रुटियों में देखिए, मुश्किल ये आती है छात्रों को कि जो ध्वनि है, छात्र या तो जरूरत से अधिक लंबा खींच देते हैं या जरूरत से अधिक छोटा खींचते हैं। मुख को या तो बहुत अधिक बड़ा खोल देते हैं या बहुत ही कम खोलते हैं। शब्दों को कभी कभी बहुत अधिक तीव्रता से या बहुत ही धीरे धीरे बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसी त्रुटियां हैं जो मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं कह रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि छात्रों की ये त्रुटियां जो हैं बहुत अधिक देखने को मिलती हैं हिंदी भाषा में। यकीनन कुछ और त्रुटियां भी होंगी जो आपने देखी होंगी, लेकिन उनके बारे में हम अंत में बात करेंगे। देखिए, उसके बाद देखिए, अब हम शुरू करेंगे कि कक्षा में जब हमें कोई भी विषय शुरू करवाना है, सबसे पहले हमें क्या करना है। ये मात्राओं के साथ भी चलेगा और ये बाकी भी हिंदी के जितने भी विषय हैं या हर एक विषय, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, कोई भी विषय, कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले हमारी जो नई शिक्षा नीति है, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो भी कहती है कि आइस ब्रेकर गतिविधियां कराइए। अब देखिए, आइस ब्रेकर गतिविधियों से आशय क्या है, क्या कहते, क्या होती क्या है आइस ब्रेकर गतिविधियां। देखिए, क्लास में हमारी कक्षाओं में कभी कभी ऐसा होता है कि रोज एक ही तरह का काम हो रहा है और जो बच्चे हैं बहुत बोरिंग फील करते हैं। बच्चों को लगता है कि नहीं, हम बहुत बोर हो रहे हैं, और बच्चे बहुत उत्सुक नहीं होते हैं, बहुत इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो हमें वो जो एनवायरनमेंट है उसे चेंज करने के लिए, उसे और अधिक जो है क्रिएटिव बनाने के लिए, बच्चों का पार्टिसिपेशन और बढ़े, इसके लिए हमें कुछ ऐसी गतिविधियां लेनी पड़ती हैं जिसमें पूरी कक्षा बराबर रूप से जो है वो अपना, आप कह सकते हैं कि योगदान दे। पूरे जितने भी छात्र हैं आपकी कक्षा में, वो कोई ना कोई कार्य करने में लगे रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 छात्र गतिविधि कर रहे हैं और बाकी जो छात्र हैं वो ऐसे ही बैठे हैं। तो देखिए, मात्राओं के लिए एक बहुत अच्छी गतिविधि मैं आपको बताती हूँ। आप कक्षा में बच्चों को पहले जो है सीधे आप उनकी विषय वस्तु पर बताइए। आप छात्रों से कहिए,
मात्रा शब्द सुनकर आपके मस्तिष्क में जो भी आता है उसे कागज पर लिख ले या बना ले। अब देखिए, अभी अगर यही गतिविधि आपको भी करने को कही जाए, हम 100 लोग हैं इस मीटिंग में, और यकीन मानिए हमें 100 अलग अलग जवाब मिल सकते हैं। और मैं आपसे अनुरोध करूंगी, अगर आप चैट बॉक्स में अपने जो आइडियाज हैं, जो आपको लगता है, आप अगर वो भी साथ साथ में लिखते रहें, तो इससे हमारा जो पार्टिसिपेशन है बहुत अच्छा हो जाएगा, और मुझे भी देखने को मिलेगा कि आप क्या क्या जो है वो आइडियाज दे रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप छात्रों को बोलिए, इस तरह का उन्हें एक गतिविधि दीजिए। अब देखिए, कुछ छात्र क्या करेंगे, मात्राओं के चिन्ह बना देंगे। कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो कुछ शब्द लिख लेंगे मात्राओं के साथ। कुछ शब्द ऐसे भी, कुछ जो छात्र हैं वो ऐसे भी होंगे जो शायद कोई ऐसा चित्र बना दें जिसमें उनको लगे कि कोई मात्रा उसमें जो है वो इन्वॉल्व की गई है। मात्रा का प्रयोग उस शब्द में किया जाता है, उस चित्र के शब्द में, उस चित्र के नाम में। लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी होंगे, कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो इसके बाद स्वर लिखेंगे। अब देखिए, जो छात्र स्वर लिखेंगे, तो आप यही से समझ सकते हैं कि उस छात्र का जो ज्ञान है वो बहुत समृद्ध है। वो छात्र जो है, उसकी चिंतन जो कौशल है, उसका जो उसके थिंकिंग स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मात्राएं जो हैं उनका सही मायने में जो कनेक्शन है, जो उनका संबंध है, वो हमारे स्वरों से ही है। हम सब जानते हैं कि जो हमारी मात्राएं हैं वो हमारे स्वरों के चिन्ह होते हैं। अब देखिए, यहाँ जो स्क्रीन पर आप एक स्लाइड देख रहे हैं, आप देख पाएंगे यहाँ मैंने को अलग से रंग किया है। इसमें को नीले रंग से दिखाया गया है और बाकी सभी जो स्वर हैं उन्हें लाल रंग से दिखाया गया है। देखिए, इसकी भी एक वजह है। इसकी वजह क्या है कि जो है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसका कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है। ये छात्रों को बताना बहुत जरूरी है। अब देखिए, ये आप कैसे छात्रों को बताते हैं, अगर आप छात्रों को सिर्फ ऐसा कह दे कि बेटा का कोई ना चिन्ह नहीं होता, मान लीजिए आप कक्षा पहली को या कक्षा दूसरी को बता रहे हैं, तो छात्र बड़े उत्सुक रहेंगे कि नहीं, ऐसा क्यों है कि की मात्रा नहीं होती, बाकी सबकी मात्रा होती है, ऐसा क्यों है। तो देखिए, इसके लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता सकती हूँ। आप छात्रों को बोल सकते हैं कि ये जो सभी स्वर हैं ये बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन ये सभी स्वर कहीं खेलने गए। अब जो था ना, ये बड़ा शरारती है, बहुत शरारती है, बहुत जिद्दी है, ये किसी की बात नहीं मानता था। इसने सोचा, क्यों ना मैं कहीं दूर घूम कर आऊं। और जो था वो बहुत दूर चला गया अपने दोस्तों से, बाकी स्वरों से, और उसने किसी को नहीं बताया। अब क्या हुआ, जब दूर चला गया तो बचे हुए स्वरों के पास कुछ मात्राओं के चिन्ह आए। अब उन मात्राओं के चिन्हों ने स्वरों से कहा कि स्वरों स्वरों, हमें भी अपना पार्टनर बना लो, हम भी आपके साथ खेलना चाहते हैं। तो सभी बचे हुए स्वरों ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप सब मात्रा चिन्ह हमारे पार्टनर बन सकते हो, लेकिन हमारा एक मित्र भी मिल नहीं रहा है। थोड़ी देर उसका इंतजार करते हैं, उसके आने के बाद हम मित्र बनाएंगे आपको। अब उन्होंने का बहुत इंतजार किया, उसे बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ, बाकी के स्वरों ने आपस में बात की और बोला कि ऐसे कैसे जा सकता है, उसने हमें बताया भी नहीं। और सभी स्वरों ने सोचा, कोई बात नहीं, अब हम का और इंतजार नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सभी मात्रा चिन्हों को अपना अपना पार्टनर बना लेते। और ऐसे क्या हुआ, हर एक स्वर ने एक एक मात्रा चिन्ह को अपना पार्टनर बना लिया, अपना साथी बना लिया।
और थोड़ी देर के बाद जब अ वापिस आया और उसने देखा कि सबने तो यहाँ मात्रा चिन्हों को साथी बना लिया, पार्टनर बना लिया, तो अ भी रोने लगा। अ ने कहा कि मुझे क्यों नहीं कोई चिन्ह मिला, मुझे भी चिन्ह चाहिए। लेकिन इस पर सभी स्वरों ने क्या कहा, आपने अच्छी बात नहीं की, आप हमें बिना बताए चले गए, हमने आपका बहुत इंतजार किया, अब आपकी यही सजा है कि आपको कोई मात्रा चिन्ह नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। अब देखिए, ऐसा असल में ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसी कोई कहानी नहीं है, लेकिन देखिए ये छोटे स्तर के बच्चों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुश्किल हमें उन बच्चों के साथ आती है जिन्हें सीखने में कठिनाई होती है, या आप कह सकते हैं जो बच्चे चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज होते हैं, और उन बच्चों के लिए हमें कहानियां, चुटकुले या कोई हंसी मजाक की ऐसी चीज करनी पड़ती है जिससे वो हमेशा उस चीज को याद रख पाए। देखिए कितना फर्क है, अगर अभी हमने बच्चे से कहा होता नहीं बस नियम कोई नहीं है, बस अ की मात्रा नहीं होती तो नहीं होती, तो बच्चे के दिमाग में बहुत सारे संशय रह जाते और वो आपकी बात को मानता नहीं। लेकिन अब इस कहानी के माध्यम से बच्चे को याद रहेगा, हाँ हाँ वो शरारती था, वो चला गया था, हमें समझ आ गया है कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, मात्राएं और उसके संबंधित नियम। देखिए अक्सर हम जब कक्षा में मात्राएं पढ़ाते हैं तो हमारा जो मात्राएं पढ़ाने का तरीका होता है वो अक्सर होता है कि हम चिन्ह दिखा देते हैं छात्रों को। जैसे हम अ के आगे हमने ये प्रश्न का चिन्ह लगा दिया कि इसकी कोई मात्रा नहीं होती, और हर एक स्वर के सामने हम आपने शायद आप सब भी अपनी कक्षाओं में ऐसा करवाते होंगे कि आप हर स्वर के आगे उसका चिन्ह बनाकर बताते होंगे कि ये इसका चिन्ह है। हम दरअसल मात्राएं इसी तरीके से करा रहे हैं और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये परंपरागत तरीका है। जब हम पढ़ते थे, जब हमारे माता पिता पढ़ते थे, तब भी मात्राएं इसी तरीके से सिखाई जाती थी। लेकिन अब हमें ये इस चीज का जरूर ध्यान रखना होगा कि आज की जो सदी के बच्चे हैं वो बच्चे परंपरागत तरीकों से नहीं सीख सकते हैं। अब देखिए जब कभी कक्षा में बच्चे को हम मात्रा सिखाते हैं तो हम जरूर बच्चों को ऐसा कहते हैं, आगे से लगाओ, पीछे से लगाओ, इसे नहीं नहीं ये ऊपर से बनाओ, इसको नीचे से बनाओ, बड़ी मात्रा, छोटी मात्रा। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सब भी मेरी बात से जरूर सहमत होंगे। हम अपनी कक्षाओं में इसी तरह इसी तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं मात्राएं सिखाने में। हम यही कहते हैं कि ये वाली मात्रा आगे से लगती है, पीछे से लगती है, और आप यकीन मानिए जब हम ये आगे पीछे, ऊपर नीचे, बड़ी छोटी कर रहे होते हैं, बच्चा पूरी कोशिश कर रहा होता है कि किसी तरीके से वो इन शब्दों को समझ पाए। अब देखिए जो तो बहुत आप कह सकते हैं कि तीव्र बुद्धि वाले जो छात्र हैं, जिन्हें आप मोस्ट इंटेलिजेंट अपनी क्लास में, जिन्हें इस कैटेगरी में आप रखते हैं, वो बच्चे तो सीख जाते हैं। लेकिन हमारा काम है उन बच्चों को सिखाना जो बच्चे आसानी से सीख नहीं पाते हैं। अब जो बच्चा पहले ही सीखने में थोड़ा धीमा है, हम उसे आगे पीछे, ऊपर नीचे, बड़ी छोटी सिखाते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, जरूरी है, लेकिन इसे हम और क्रिएटिव बना सकते हैं और कलात्मक रूप से सिखा सकते हैं, और वो हम अभी आगे बात करेंगे। तो देखिए अब देखिए जो एक अध्यापक होता है उसकी कक्षा में बहुत तरह के बच्चे होते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इसमें बीच में जहां बल्ब जल रहा है वहां आप समझ लीजिए कि हम अध्यापक बैठे हैं, या फिर
कोई भी, चाहे माता पिता हैं, वो माता पिता हैं या अध्यापक हैं, जो बल्ब जो है, रोशनी आप कह सकते हैं कि ज्ञान जो है वो रोशनी की तरह देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बच्चे जो हैं, बच्चे सभी एक समान होते हैं, लेकिन हमें उनका सीखने का स्तर मालूम होना चाहिए। हम हर बच्चे के साथ एक ही तकनीक के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलिए देखिए, आज जो हम चर्चा करेंगे कि कैसे हमें रटंत प्रणाली, जो रोट लर्निंग है, उसे बंद करना है। बच्चों को रट्टा नहीं लगवाना है, जिसे हम कहते हैं ना कि बस बच्चों ने रट्टा लगा लिया है। रट्टा प्रणाली का प्रयोग नहीं करना है, हमें गतिविधियां करवानी है, हमें प्रायोगिक ज्ञान करवाना है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसे आप कहते हैं। कहानियां बच्चों को सुनानी है, चुटकुले सुनाने हैं, जिससे कि बच्चे बहुत खुश होकर जो है ज्ञान को सीखें, ज्ञान को अर्जन करें और उसे हमेशा याद रखें। अब देखिए, मात्राएं सिखाने का जो मैं तरीका प्रयोग करती हूँ, वो तरीका क्या है, यहाँ मैं आप सबका ध्यान जरूर इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगी कि कृपया यहाँ पर आप बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये बहुत आवश्यक जो स्लाइड है। देखिए, मात्राएं पढ़ाने के लिए हमें बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ शरीर के अंगों का प्रयोग करना है। अब देखिए, हम सोच रहे होंगे कि कैसे शरीर के अंगों से बच्चा मात्राएं सीख सकता है। तो बिल्कुल सीख सकता है, शरीर के अंगों से भी हम बच्चों को मात्राएं, और मैं ये जरूर कहूंगी कि शरीर के अंग जितना मदद करेंगे बच्चे को मात्राएं सीखने में, यकीन मानिए ये आगे पीछे ऊपर नीचे या छोटी बड़ी, ये बच्चे को इतना मदद नहीं कर सकता है। अब देखिए, ऐसे कौन से शरीर के अंग हैं जिन्हें हमें प्रयोग करना है बच्चे को मात्राएं सिखाने के लिए। सबसे पहले हमारा मुख, हमारा पेट, हमारे हाथ, हमारे हाथों की उंगलियां, हमारा नाक और हमारी जीभा, हमारी टंग। अगर हमने और हमारा नाक भी, अगर हमने छात्रों को इन अंगों के प्रयोग से मात्राएं सिखाई, यकीन मानिए मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ, आपका बच्चा मात्राएं कभी नहीं भूलेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारी आ की मात्रा। अब हम शब्दों का शरीर के अंगों के साथ मजेदार प्रयोग करेंगे। आ की मात्रा में हम बच्चों को क्या नियम बताएं कि बच्चे को कोई मुश्किल ही ना रहे। दरअसल आ की मात्रा बच्चों को आसान लगती है और अधिकतर जो बच्चे हैं वो कर भी लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें बच्चों को क्या बताना है। जब सबसे पहले आ की मात्रा का चिन्ह ये होता है जो आपके सामने बनाया गया है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी, कि आ की मात्रा का जब भी उच्चारण होगा हमारा मुख बड़ा खुलेगा। देखिए, हर एक वर्ण का उच्चारण करने में मुख तो खुलता ही है, लेकिन यदि छात्रों को यह बता दिया जाए कि जिस भी शब्द को बोलने में आपका मुख बड़ा खुला, समझ लीजिए उसमें आ की मात्रा का प्रयोग जरूर होगा। देखिए, जैसे आ। अब देखिए, बच्चों को हमें हेजिटेट नहीं करना है कि हम इतना बड़ा मुख कैसे खोलें। हमें बच्चों के साथ बच्चे ही बनना है। यहाँ तक कि अगर मेरे पास कोई ऐसा छात्र आता है जो 11वीं में होगा, 12वीं का छात्र होगा, लेकिन उसे मात्राएं नहीं आती हैं, मैं उससे भी इसी तरीके से अभ्यास करवाती हूँ, और ये अभ्यास बहुत अधिक लाभदायक है बच्चों के लिए। तो हम छात्रों को बोलेंगे कि छात्र बोलेंगे आ, मुख जितना बड़ा आप खोल सकते हैं खोलिए। अगर आपने बोला आ, मुख इतना सा खोला, छोटा सा, तो आपका उच्चारण गलत है। अब हम छात्रों को शब्द देंगे। बेटा बोलो बादल, बादल, बादल।
तो देखिए बा में छात्र का मुख बड़ा खुल रहा है, छात्र को अपने आप पता चल जाएगा मुंह बड़ा खुला, आ जैसी आवाज आ रही है, मुख बड़ा खुला, तो हाँ यहाँ तो आ की मात्रा लगेगी। और कहाँ लगेगी आ की मात्रा? बा। जिस वर्ण के उच्चारण के बाद मुख बड़ा खुल रहा है, यहाँ देखिए ब के बाद मुख बड़ा खुला, बा, ब, बा। ब के बाद अगर मुख बड़ा खुला, ब के बाद अगर मुख बड़ा खुला है तो देखिए ब के बाद अगर मुख बड़ा खुला है तो ब के साथ ही मात्रा चिन्ह लगेगा। नियम याद रखिएगा, मुख बड़ा खुलेगा और मात्रा चिन्ह हमेशा उस वर्ण के साथ लगेगा जिसके बाद मुख बड़ा खुला। और उसके बाद छात्रों को बताइए कि मात्रा का जो चिन्ह है वो हमेशा व्यंजनों के बाद ही लगेगा, मात्रा चिन्ह कभी भी व्यंजनों से पहले नहीं लगेगा। ये मैं आ की मात्रा चिन्ह की बात कर रही हूं। मात्रा चिन्ह लगने के बाद वर्ण की ध्वनि को थोड़ा अधिक समय लगाकर बोला जाएगा। यहां उदाहरण लेकर बच्चों को समझाइए। अगर आप बोल रहे हैं ब, ब, मुख छोटा खुला और बहुत जल्दी से कम समय में ब का उच्चारण हो गया, लेकिन अगर हम कह रहे हैं बा, मुख बड़ा खुला और थोड़ा अधिक समय लगा। इस तरीके से आप आ की मात्रा का जो है छात्रों को अभ्यास करा सकते हैं। उसके बाद बात हम करते हैं ई। अब देखिए यहां पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? बहुत से विद्यालय ऐसे भी हैं जहां पर बहुत से शिक्षकों को भी मैंने अक्सर देखा है कि वो छात्रों को छोटी ई और बड़ी ई सिखाते हैं। खास कर ये नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में बच्चों को सिखाया जाता है छोटी ई और बड़ी ई। तो आपसे अनुरोध है कि देखिए कोई भी जो मात्रा है या कोई भी जो स्वर है वो छोटा या बड़ा कभी नहीं होता है। छोटा या बड़ा होता है, छोटी या बड़ी होती है उनकी ध्वनि। कोई भी मात्रा चिन्ह या कोई भी स्वर छोटा या बड़ा नहीं होता है। छोटा या बड़ा होता है, छोटी या बड़ी होती है उनकी ध्वनि, कि हम उनकी ध्वनि को कितना कम समय लेकर बोल रहे हैं या कितना अधिक समय लेकर बोल रहे हैं। तो कृपया छात्रों को आज के बाद छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा सिखाना जो है आप मत सिखाइए, सिर्फ उन्हें सिखाइए ई और ई। अब देखिए इसका अंतर कैसे स्पष्ट कराएंगे। यहाँ हम प्रयोग करेंगे पेट का। आप गतिविधि कराइए कि सब बच्चे अपने पेट पर हाथ रखेंगे। जैसे ही सब बच्चों ने पेट पर हाथ रखा, आप छात्रों को बोलिए, सबसे पहले आप बोलिए ई। आप चाहे तो साथ साथ में करके देख सकते हैं। सबसे पहले छात्र बोलेंगे ई। अब देखिए जब छात्रों ने बोला ई तो आप क्या करेंगे? छात्रों से कहेंगे आप बेटा हमें बताइए कि ई जब आपने बोला तो आपका पेट कहाँ गया? पीछे की तरफ गया, अंदर की तरफ गया या बाहर की तरफ आया? दोनों मात्राओं को आप इसी तरीके से करवाएंगे। ई जो है उसमें बच्चों का पेट पीछे की तरफ जाना चाहिए, अंदर की तरफ। और ई, ई देखिए उच्चारण का भेद, ई, 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 ई। तो ई में बच्चों का जो पेट है वो पीछे की तरफ जाना चाहिए, अंदर की तरफ जाना चाहिए। ई, इसमें बच्चों का पेट बाहर की तरफ, आगे की तरफ आना चाहिए। दूसरा ट्रिक देखिए, दूसरा जो है आप तरीका क्या प्रयोग कर सकते हैं लेखन के लिए। ये जो विधि है मैं आपको बता रही हूँ, ट्रिक जो है, जब छात्र मात्रा के शब्द लिखते हैं, छात्रों को बताइए कि जो ई है जिसमें पेट पीछे की तरफ जाता है, ये शरारती मात्रा होती है। और जो शरारती होता है ना, वो हमेशा दूसरों की जगह ले लेता है। अगर आप शरारती बच्चे को लाइन में सबसे पीछे खड़ा करो ना, वो हमेशा शरारत का ध्यान रखता है अपने दिमाग में,
और वो भाग के सबके आगे खड़ा हो जाता है। तो जो इक की मात्रा है वो बहुत शरारती है, वो व्यंजनों के आगे आके खड़ी हो जाती है, उनसे उनसे पहले आकर खड़ी हो जाती है। और जो ई है ये बहुत समझदार मात्रा है, और जो समझदार मात्रा है वो दूसरों की जगह पर कभी नहीं आती है। ई की जो मात्रा है ये हमेशा वर्णों को कहती है कि आप अपनी जगह पर खड़े रहो, मैं आपके बाद खड़ी हो जाऊंगी या मैं आपके बाद लग जाऊंगी। तो ये दो बहुत अच्छे तरीके हैं। हालांकि इसके पीछे भी बहुत अच्छी मैंने कहानी बनाई है, लेकिन हमें समय का थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं थोड़ा आपको जल्दी जल्दी में शॉर्ट में जो ट्रिक्स बता रही हूँ, अगर आप इस तरीके से भी छात्रों को बताएंगे तो उन्हें बहुत अधिक जो है वो लाभ होगा। उसके बाद देखिए, ध्वनि जो है, एक की ध्वनि और ई की ध्वनि, इन दोनों की ध्वनि जो है वो वर्णों के बाद सुनाई देती है। अब देखिए जो एक की मात्रा है, देखिए जो एक की मात्रा है, मैं एक बात जरूर आपसे यहाँ कहना चाहूंगी कि जो एक की मात्रा होती है, इस मात्रा में जो एक की मात्रा होती है, इस मात्रा में बेशक जो चिन्ह है वो पहले लगता है, बेशक जो है शब्दों से वर्णों के पहले आकर ये जो चिन्ह है खड़ा हो जाता है, लेकिन इसकी ध्वनि हमेशा बाद में ही आएगी। देखिए अगर हमें लिखना है कि, तो बेशक मात्रा चिन्ह जो है वो क से पहले आकर खड़ा हो गया है, लेकिन ध्वनि क्या है कि पहले क की आवाज आएगी और मात्रा चिन्ह की आवाज उसके बाद आएगी। पार्टिसिपेंट्स, आई रिक्वेस्ट कि हमारा ये मीटिंग का जो टाइम है ये ओवर होने वाला है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि कृपया जैसे ही ये मीटिंग ओवर होती है आप 5 से 6 मिनट का जो है ब्रेक ले सकते हैं और फिर आप रीज्वाइन करिएगा, क्योंकि बाकी मात्राओं के भी जो नियम है वो बहुत जल्दी जल्दी मैं कोशिश करूंगी कि आपका अधिक समय ना लूं, लेकिन आप सबसे अनुरोध है कि जो दूसरा भाग है इस मीटिंग का, सेम लिंक है, आप सेम लिंक पर 5 से 6 मिनट के बाद क्लिक करिएगा और सेम लिंक से आप दोबारा ज्वाइन कर पाएंगे। और जो आपका फीडबैक लिंक है, जो आपका अटेंडेंस लिंक है, वो दूसरी मीटिंग में आपको दिया जाएगा, दूसरे भाग में आपको दिया जाएगा। ओके, तो देखिए खड़ी और जो देखिए जो इन मात्राओं के जो चिन्ह हैं, बहुत आवश्यक होता है कि ये खड़ी पाई के सिर को छुएं। छात्र क्या करते हैं जब चिन्ह बनाते हैं वर्ण के साथ, तो वो क्या करते हैं, जो मात्रा चिन्ह होता है उसे वर्ण की जो खड़ी पाई होती है, जो स्टैंडिंग लाइन होती है, उसके साथ टच नहीं करते हैं, उसके साथ छूते नहीं हैं। लेकिन अगर छात्र किसी भी मात्रा चिन्ह को किसी भी वर्ण के साथ लगाते हैं, तो ये बहुत अधिक आवश्यक है कि वो मात्रा चिन्ह जो है वो वर्ण की खड़ी पाई को जरूर छुए। दोनों ही मात्राओं में सेम जो है नियम रहेगा। शब्दों के प्रयोग में इ की मात्रा में छोटी ध्वनि होगी और ई की मात्रा में लंबी ध्वनि होगी। पेट पीछे की तरफ जाएगा और पेट आगे की तरफ आएगा। ये आप कंपैरिजन जो है दोनों साइड पर आपको स्लाइड्स में दिख रहा है, आप वहां से कर सकते हैं। अगला जो हमारी अगली जो मात्रा है वो है उ ऊ उ ऊ। देखिए हमारा अपना जो उच्चारण है वो सही होना बहुत आवश्यक है। अगर हम दोनों का उच्चारण करें ऊ, तो हम छात्रों को भी भेद जो है वो स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमें उ और ऊ दोनों मात्राओं का, दोनों स्वरों का भेद जो है हमारा खुद में भी जो है वो पूर्ण रूप से क्लियर होना चाहिए। हमें अच्छे तरीके से इसके उच्चारण का भेद पता होना चाहिए। देखिए यहाँ भी हम इसी तरह से चलेंगे कि जो पेट है, यहाँ भी हम पेट का प्रयोग करेंगे और साथ में एक और शरीर का अंग है होंठ। हमारे होंठ
और हमारे पेट का प्रयोग जो है वो उ और ऊ की मात्रा में किया जाएगा। तो चलिए ठीक है पार्टिसिपेंट्स, हमारा जो टाइम है ये ओवर हो गया है। आई रिक्वेस्ट आप 5 से 7 मिनट का ब्रेक ले लीजिए और उसके बाद आप रीज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी, तो हम बात कर रहे थे उ और ऊ की मात्रा की। तो देखिए इसमें भी हम पेट का प्रयोग तो करेंगे ही, और देखिए जो हमने ई और ई के लिए एक प्रयोग किया, जो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, सेम वही गतिविधि जो है वो हम उ और ऊ की मात्रा समझाने के लिए भी जो है वो कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद एक और चीज मैं जरूर कहूंगी कि देखिए यहाँ पर हमें छात्रों को या जिसे भी हम समझा रहे हैं, यहाँ पर हम उन्हें ये जरूर बताएंगे कि उ और ऊ की मात्रा में होठों का भी प्रयोग होता है। क्योंकि होता क्या है, अक्सर जब हम छात्रों को एक मात्रा के लिए सेम ही शरीर का अंग बताएंगे, जैसे ई और ई में हमने पेट बताया, अगर हम उ और ऊ में भी उनको सिर्फ पेट बताएंगे तो छात्र जो हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं। हमें उन्हें बताना है कि पेट का प्रयोग ई और ई में सिर्फ और सिर्फ पेट का प्रयोग करना है, उ और ऊ में पेट के साथ साथ होठों का भी प्रयोग होगा। अब देखिए छात्रों को हम समझाएंगे कि मात्रा चाहे उ की हो या ऊ की हो, हमारे होंठ दोनों मात्राओं के उच्चारण में गोल हो जाएंगे। और अगर हम चाहें हम छात्रों को बोल के जरूर बताएं, वो अधिक प्रभावशाली रहेगा और छात्र याद रखेंगे। देखिए आप छात्रों को बताइए, उ, मेरे होंठ देखो, आप छात्रों को इस तरह से कराइए, उ, ऊ। देखो दोनों में होंठ गोल ही हैं, दोनों में आपके होंठ बिल्कुल गोल हो जाएंगे। फर्क क्या होगा? पेट का। आप देखिए उ और ऊ में भेद कैसे कराना है हमें। उ और ऊ में पहले बच्चों का हाथ पेट पर रहेगा और उसके बाद बच्चों से उच्चारण करवाइए। सबसे पहले बच्चे के हाथ पेट पर रखवाइए, उसके बाद छात्रों को बोलिए कि उच्चारण करिए। उच्चारण में होंठ तो गोल होंगे ही, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि छात्र दो शरीर के अंगों का प्रयोग एक साथ कैसे करते हैं। देखिए इसमें बच्चे का चिंतन कौशल जो है उसका विकास होगा, इसमें बच्चों के बहुत सारे स्किल्स डेवलप होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाषा कौशलों का ही विकास हो रहा है, बच्चे को इसमें देखिए ईवीएस का कॉन्सेप्ट मिल रहा है, छात्रों को इसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट मिल रहा है, क्योंकि छात्रों को गोल एक शेप है। आप छात्रों को बहुत सारी चीजें सिर्फ इन गतिविधियों से सिखा सकते हैं। ये अध्यापक का अपना क्रिएटिविटी है कि अध्यापक किस हद तक जाकर एक जो विषय है उससे अन्य विषयों को जोड़ सकता है। तो देखिए अब हम उच्चारण करवाएंगे बच्चे के दोनों हाथ पेट पर। आप छात्रों को बोलिए, देखो होंठ तो गोल हो गए लेकिन पेट कहाँ गया? अगर पेट पीछे की तरफ गया तो मतलब ध्वनि छोटी है। ऊ की मात्रा छोटी नहीं है या ऊ छोटा नहीं है, उसकी ध्वनि छोटी है। और अगर पेट आगे की तरफ आया, बाहर की तरफ आया, ऊ, तो ध्वनि लंबी है। अब देखिए, अब बच्चे अक्सर गलतियां क्या करते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता है कि ऊ की मात्रा को पिछली तरफ ले जाए, अगली तरफ ले जाए। अक्सर आप देखिए जिन बच्चों को मात्राओं में संशय होते हैं वो हमेशा आपसे पूछेंगे, मैम इसको आगे से बनाऊं या इसको पीछे से बनाऊं? तो हमें छात्रों को सिर्फ और सिर्फ ये बताना है,
अगर आपका पेट पीछे गया तो पूंछ को भी पीछे ले जाओ, और अगर आपका पेट बाहर की तरफ आया तो पूंछ को भी बाहर की तरफ ले जाओ। बहुत आसान है, हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी छात्रों को ये आगे पीछे समझाने में। उन्हें सिर्फ इतना समझाइए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग दीजिए, प्रयोगात्मक ज्ञान दीजिए, उन्हें बोलो खुद करके देखो और फिर सोचो। हम नहीं बताएंगे, मैम आपको नहीं बताएंगी, आप करके देखोगे और मैम को बताओगे कि आपका पेट पीछे की तरफ गया या आगे की तरफ आया। अगर पेट पीछे की तरफ गया तो पूंछ भी पीछे की तरफ ले जाओ, अगर पेट आगे की तरफ आया तो पूंछ भी आगे की तरफ ले जाओ। और साथ में आप छात्रों को बता सकते हैं कि ये दोनों मात्राएं वर्णों के पैरों में लगाई जाती हैं। ये मत कहिए कि वर्णों के नीचे लगती है या खड़ी रेखा के नीचे लगती है, क्योंकि देखिए जो छात्र होते हैं उन्हें हमेशा हंसी खेल पसंद आता है, उन्हें हमेशा वो चीजें सीखने में मजा आता है जो उनसे भी जुड़ी हो। अब आप छात्रों को बोलो हम सबके पैर है ना, वैसे ही सभी व्यंजनों के भी पैर होते हैं, और जो मात्रा चिन्ह है ना उ और ऊ का, वो सभी वर्णों के पैरों में ही लगते हैं। लेकिन एक वर्ण ऐसा भी होता है जो बड़ा शरारती है, वो वर्ण अपने पैरों में ना कभी भी नहीं लगने देता है उ और ऊ की मात्रा को। तो उ और ऊ की मात्रा वो भी बहुत चालाक है। वो क्या करती हैं, भाग के जाती हैं और उसके पेट में चिपक जाती हैं, उसके पेट को टाइटली पकड़ लेती हैं। और वो कौन सा वर्ण है, र। तो हमें याद रखना है ह नहीं, माफ करिएगा, र। तो छात्रों को बोलिए कि हमें याद रखना है कि र अपने पैरों में उ और ऊ की मात्रा को नहीं लगने दे रहा था, इसलिए उ और ऊ की मात्रा उछल के उसके पेट के साथ चिपक जाती है। उसके बाद देखिए ये हमारी अपनी भाषा में है कि वर्णों की खड़ी पाई को छूना बहुत जरूरी है। देखिए अक्सर छात्र गलतियां करते हैं कि जब वो किसी वर्ण के पैरों में मात्रा चिन्ह लगाते हैं तो वो उनमें गैप छोड़ देते हैं। वो जो मात्रा चिन्ह होता है वो खड़ी रेखा को छू नहीं रहा होता है। तो बहुत आवश्यक है कि वो जो मात्रा चिन्ह है वो छुए भी, खड़ी रेखा को छुए भी। जब तक वो खड़ी रेखा को टच नहीं करेगा, उसकी खड़ी पाई को टच नहीं करेगा, उसके पैरों को टच नहीं करेगा, वो गलत होगा, हम उसे सही नहीं कह सकते हैं। देखिए आगे आप बताइए, वही चीज शब्दों में उ की छोटी ध्वनि है और ऊ की ध्वनि लंबी होती है। बाकी पेट के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारी अगली जो मात्रा है वो है रि, रि की मात्रा। अब देखिए अक्सर छात्र जो हैं वो इस मात्रा में थोड़ी कठिनाई महसूस करते हैं, लेकिन यहाँ भी आप छात्रों को बताइए कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ भी ओके। ये कोई आप में से किसी का मैसेज है कि मैं फुल स्क्रीन शेयर करूं? हाँ, 1 मिनट प्लीज आप वेट करिए, मैं फुल स्क्रीन शेयर कर देती हूँ जी। ओके, तो हम आगे चलते हैं। तो देखिए कई बार क्या होता है कि छात्र री की मात्रा में बहुत अधिक कठिनाई महसूस करते हैं। अब यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें छात्रों को बताना है बेटा कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ भी तो सिर्फ पेट का ही प्रयोग होगा। हमने हर मात्रा में पेट का प्रयोग किया है, यहाँ भी सिर्फ पेट का प्रयोग होगा। जब भी आप रि का उच्चारण करेंगे, अगर आपका पेट अंदर नहीं गया, समझ लीजिए आपका उच्चारण बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए अगर आप खुद ये प्रयोग करके देखिए, अपने पेट पर हाथ रखकर आप बोल के देखिए, जब आप बोलेंगे रि, आपका पेट जरूर पीछे की तरफ जाना चाहिए।
अगर आप गलत तरीके से उच्चारण करेंगे, आपका पेट बिल्कुल पीछे की तरफ नहीं जाएगा। ये प्रयोग आप अपने साथ भी कर देख सकते हैं। उसके बाद हम छात्रों को बताते हैं कि मात्रा चिन्ह जो है व्यंजनों के पैरों में लगता है। मात्रा चिन्ह का खड़ी पाई को छूना या पैरों को छूना जरूरी है। अब देखिए, यहाँ एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि री और री, र को जब हम एक की मात्रा जोड़ते हैं, अक्सर हम इन चीजों पर बहुत चर्चा करते हैं कि इसका री का उच्चारण अलग है और री का उच्चारण अलग है। देखिए, दरअसल इनका उच्चारण बिल्कुल एक सा होता है। हालांकि बहुत से स्कूलों में ऐसा कराया जाता है कि इसको टंग फोल्ड करके बुलवाओ, री को टंग फोल्ड करके बुलाओ, जो ऋषि वाला री है। दरअसल ऐसा कोई नियम नहीं है, नियम ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ हम कंफ्यूजन में आके ऐसे नियम अपने आप से ही बना लेते हैं। री और री का उच्चारण बिल्कुल समान होता है, लेकिन आप जानते हैं हिंदी भाषा बहुत पुरानी है और बहुत से लोग जो हैं इसमें बहुत योगदान देते रहते हैं। हर एक भाषा में बहुत से विद्वान ऐसे होते हैं जो अपना अपना योगदान देते हैं, लेकिन भाषा के नियमों में बदलाव लाने के बाद भी कुछ नियम ऐसे होते हैं जो बना तो लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें परंपरागत तरीके से ही उनका उच्चारण जो है, उनका जो लेखन है वो किया जाता है, क्योंकि उससे भाषा की सुंदरता बनी रहती है। हम हमेशा देखिए, अब जैसे अंग्रेजी का मैंने यहाँ एक उदाहरण लिया है। अंग्रेजी का शब्द है साइकोलॉजी। आप देखिए, जब इसका आप उच्चारण करते हैं, इसमें पी साइलेंट है, तो फिर यहाँ पी लिखने का उद्देश्य क्या है? जब पी का कहीं कोई योगदान ही नहीं है, तो पी लिखने का यहाँ मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ भाषा की सुंदरता को बनाए रखने के लिए, क्योंकि हमारे जो विद्वान थे, जो शुरू शुरू में भाषा के विद्वान थे, और उनके द्वारा की गई चीजों को आगे आने वाले विद्वान जो हैं वो पूरी तरह से बदलना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के रिस्पेक्ट की भी बात होती है, और भाषा की जो सुंदरता होती है उसे बनाए रखने के लिए भी कुछ जो नियम है, भले ही उनमें लेखन बदलाव किए गए हैं, लेकिन उनका कईयों के जो उच्चारण नियम है उनको वैसा ही रखा गया और कईयों के लेखन नियम को वैसा ही रखा गया। इसी प्रकार कई जगह पर आपको सुनने को मिलता है कि री और री, इनका उच्चारण अलग है, लेकिन देखिए इनका उच्चारण बिल्कुल सही, बिल्कुल एक समान है। अब छात्रों को शब्दों का भेद हमें खुद समझाना पड़ता है, लेकिन इनका उच्चारण बिल्कुल एक सा होता है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो अगली मात्राएं हैं वो है ए, इसमें मुख, जीभा और हाथ तीनों का प्रयोग हो रहा है। इसमें मुख, जीभा और हाथ तीनों का प्रयोग हो रहा है, और वो प्रयोग हम किस तरीके से करेंगे? देखिए, सबसे पहले आप छात्रों को बताइए, आपका जो मुख है, सबसे पहले आप छात्रों को बताइए कि ए और ए दोनों में भेद देखिए। आप 4-5 बार खुद उच्चारण करिए, कभी भी जल्दबाजी मत करिए कि हमने एक बार बोल दिया या 2 बार बोल दिया, अब छात्रों को समझ आ गया होगा। बिल्कुल ऐसा मत करिए। और देखिए, मैं फिर कहूंगी, मुंह बड़ा या छोटा खोलने में शर्म मत करिए, क्योंकि यही वो तरीके हैं जिससे हम बच्चों को सिखा सकते हैं। तो हम बोलेंगे ए, आप मेरा मुख देखिए, ए, ए, ए में मुख छोटा खुल रहा है, ए में मुख बड़ा खुल रहा है। छात्रों को भी आप यही बताएंगे। दूसरी बात आप बताएंगे, जो आपकी जीभा है, जो आपकी टंग है, उसका खिंचाव वो पूरी बाहर नहीं निकलती है, लेकिन उसका खिंचाव कुछ बाहर की तरफ होता है। ए बाहर नहीं निकली, देखिए ए आगे जरूर आई लेकिन बाहर नहीं निकली, खिंचाव आगे की तरफ जरूर हुआ लेकिन बाहर नहीं आई जीभा, और मुख छोटा खुला। अब अगर हम ए पर आए,
मुख बड़ा खुला लेकिन जीभा का खिंचाव कुछ बाहर की तरफ जरूर हुआ। दूसरी बात, जहां पर मुख छोटा खुला वहां सिर पर एक सींग बनेगा, और जहां मुख बड़ा खुला वहां सिर पर 2 सींग बनेंगे। तो कोशिश करिए, सिर्फ बोलिए मत कि 1 सींग बनेगा, 2 सींग बनेंगे, वो बहुत बोरिंग लगेगा। अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे ना अपने बच्चों के सामने तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। और आप यकीन मानिए, जब बच्चे लिखेंगे, ये जरूरी नहीं है कि आप छोटे बच्चों को ऐसे सिखाइए, आप बड़े बच्चों के साथ भी ये प्रयोग कर सकते हैं। जब आप छात्र को कहेंगे कि ओके चलो बेटा लिखो खेल, आप देखिए बच्चा कैसे लिखेगा, खे, मुख कम खुल रहा है, खे, कम खुला तो बच्चा याद करेगा, ओके मैम ने कहा था मुख छोटा खुलेगा, 1 सींग बनेगा, तो बच्चा एक चिन्ह, एक सिर बनाएगा। अब अगर हम बोलेंगे मैदा, मैदा, मुख बड़ा खुला तो मैम ने 2 सींग बोले थे, तो बच्चे 2 सिर बनाएंगे, उनका लेखन बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद मात्रा की जो ध्वनि है वो वर्णों के बाद सुनाई देती है। दोनों मात्राओं में ऐसा ही होगा। खड़ी पाई को छूना जरूरी है। अक्सर छात्र गलती क्या करते हैं कि जब वो सिर के ऊपर, वर्णों के सिर के ऊपर जब वो चिन्ह बनाते हैं तो वो खड़ी पाई के ऊपर नहीं बनाते हैं, वो या तो बीच से बना देते हैं, आगे पीछे से बना देते हैं। लेकिन बहुत आवश्यक है कि जो छात्र हैं वो उसे खड़ी रेखा के ऊपर ही बनाएं। और बाकी ध्वनि जो है, ए छोटी ध्वनि है, ए थोड़ी लंबी ध्वनि है। छोटा मुख खुलेगा तो ध्वनि भी छोटी होगी, बड़ा मुख खुलेगा तो ध्वनि भी बड़ी होगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ओ, ओ। अच्छा, एक चीज मैं जरूर यहाँ आपको माफ करिएगा, एक बहुत जरूरी जो चीज मैं बताना चाहूंगी, ए और ए में आपने देखा होगा कई YouTube वीडियोस ऐसे होते हैं जहां आपको आई सुनाई देता है, आपको इसका उच्चारण ए नहीं सुनाई देता, वो कहते हैं आई। कई अध्यापक भी आई पढ़ाते हैं। लेकिन देखिए, जब छात्र आपसे पूछते हैं कि मैम कई जगह पर तो आप ए बोलते हो, कई जगह पर आप आई बोलते हो, तो ऐसा क्यों है मैम? तो इसका जवाब हमारे पास होता नहीं। और हम छात्रों को क्या कहते हैं कि बेटा इन शब्दों में ऐसा ही होता है। मैंने खुद ये चीज बहुत अधिक जगह देखी है कि ऐसा होता है। देखिए, इसके पीछे एक नियम है, और वो नियम क्या है कि जब भी कोई ऐसा शब्द होता है जिसमें ए की मात्रा लगी हो और उसका अंत या से होता है, या यज्ञ वाला या, वहां पर उच्चारण ए से बदलकर आई हो जाएगा। आप देखिए, आप आई जो है उसका उच्चारण हमेशा ऐसे शब्दों में करेंगे, गैया, भैया, मैया, गवैया। हर एक शब्द में ए की मात्रा के बाद या लग रहा है, और वहां पर आपका जो उच्चारण है वो आई में परिवर्तित हो रहा है। तो कृपया आप ध्यान रखें, इस चीज का आप पूरा ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई छात्र आपसे पूछे या आप ऐसा कुछ कराए, कभी भी छात्रों को ये देखिए, अगर आपको नियम नहीं पता है, छात्रों को सीधे बोलिए, बेटा ये मैं आपको कल बता दूं, ये मैम आपको खुद पढ़ाई करके कल बता दे। नेवर से कि ऐसा नहीं होता है, जो बोला है उसको करो, ऐसा कभी मत कहिए। उससे छात्र आजकल के बहुत स्मार्ट हैं, उन्हें लगेगा मैम को आता नहीं है। और आपसे अनुरोध है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत से अध्यापक हैं जिन्हें पता नहीं है। कृपया जितने अध्यापकों को आप जानते हैं उन्हें जरूर ये आगे बताइएगा। अब हम चलते हैं ओ और औ। अब देखिए, यहाँ पर हमारा प्रयोग होगा मुख का और होठों का। ओ
ओ, देखिए होंठ गोल हो रहे हैं, ओ, ओ, फर्क क्या आ रहा है आप खुद जज करिए। ओ, ओ, ओ में होंठ तो गोल हो रहे हैं लेकिन मुख कम खुल रहा है, और ओ में होंठ गोल तो हो रहे हैं लेकिन मुख बड़ा खुल रहा है। सेम वही नियम यहां भी लगेगा, जहां पर मुख छोटा खुलेगा एक सींग, और जहां मुख बड़ा खुलेगा दो सींग, तो बच्चों का लेखन जो है वो अपने आप शुद्ध हो जाएगा। लेकिन लेखन से पहले अति आवश्यक है कि छात्रों का उच्चारण बहुत सही होना चाहिए। चलिए, उसके बाद ध्वनि जो है वो वर्णों के बाद सुनाई देती है, दोनों ही मात्राओं में। सींग जो है, देखिए ओ में छात्र क्या करते हैं, दोनों जो सींग बनते हैं या दोनों जो चिन्ह होते हैं, जो सिर होते हैं, वो अलग अलग खड़ी पाई से बना देते हैं। हमें उन्हें बताना है कि वो दोनों एक ही खड़ी पाई से बनेंगे, हम अलग अलग खड़ी पाई से उन्हें नहीं बना सकते हैं। बाकी ओ जो है शब्दों में उसकी छोटी ध्वनि है, मुख कम खुलेगा तो ध्वनि भी छोटी होगी, मुख बड़ा खुलेगा तो ध्वनि कुछ लंबी होगी। अब यहाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगी, कुछ छात्र क्या करते हैं, बहुत लंबी ट्रेन खींच लेते हैं, वो रेलगाड़ी बना देते हैं। छात्र क्या करते हैं, बोलते हैं ओ आ, छोटे बच्चे खासकर, और हम बहुत खुश होते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पार्टिसिपेट तो कर रहा है लेकिन पार्टिसिपेशन गलत चीज में कर रहा है, क्योंकि ओ इतना लंबा किसी मात्रा का उच्चारण नहीं है। मात्रा का उच्चारण छोटा लंबा जरूर है लेकिन कुछ हद तक। ओ, देखिए ओ, ओ, इतना सा फर्क सिर्फ हमें चाहिए, इससे ज्यादा फर्क हमें नहीं चाहिए। अब उसके बाद देखिए अंग अह, इन्हें हम अयोगवाह भी कहते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, आपने मेरी शुरू की स्लाइड में देखा होगा जहां मैंने स्वर लिखे थे, मैंने उसमें अंग और अह को सम्मिलित नहीं किया था। उसका कारण ये है कि अंग और अह स्वर नहीं होते हैं, अंग और अह स्वर नहीं होते हैं, ये स्वतंत्र व्यंजन होते हैं। अगर आपको आज से पहले ये बात मालूम नहीं थी तो आप निस्संदेह होकर इस बात को आप मान लीजिए, क्योंकि ये हमारी हिंदी भाषा में भी अपडेट हो चुका है कि अंग और अह जो है ये स्वतंत्र व्यंजन है। आप देखिए अंग का जो बिंदु है और अह के जो बिंदु हैं दोनों अ के साथ ही लगे हैं। अब उसका उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि शुरू में मैंने आपसे बताया था कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अब अ की कोई मात्रा नहीं होती है, तब अ जो था ना वो नाराज होके व्यंजनों के पास चला गया था और उसने व्यंजनों से कहा था कि स्वरों ने मुझे कोई मात्रा नहीं दी, मैं स्वरों का फ्रेंड नहीं बनना चाहता हूं। तो व्यंजनों ने कहा कोई बात नहीं, आओ तुम हम सबके अंदर छिप जाओ, जो हमारा दोस्त होगा वो तुम्हारा भी दोस्त होगा। तब से अ जो है वो हर व्यंजन के अंदर छिपा हुआ है। तो इस तरह की कहानी सुनाकर आप बच्चों के संशय दूर कर सकते हैं कि आप देखिए अंग और अह, आप देखिए ये हमेशा व्यंजनों के बाद ही लगते हैं, लेकिन अंग का अ नहीं लगता, सिर्फ उसका बिंदु प्रयोग किया जाता है। अह का सिर्फ बिंदु प्रयोग किए जाते हैं और व्यंजनों के बाद लगाए जाते हैं। तो ये वो व्यंजन है जो स्वतंत्र है अपने रूप में, और ये बाकी किसी भी व्यंजन के आगे लग सकते हैं, और व्यंजनों के आगे लगकर या व्यंजनों के ऊपर लगकर ये उनकी ध्वनि को बदल देते हैं। अब अंग को हम अनुस्वार भी कहते हैं क्योंकि इसमें हवा जो है जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हवा केवल नाक से निकलती है, अंग। अब देखिए हमारे बच्चे उसका उच्चारण कैसे करते हैं, अंग, वो पूरा ग भी बोलते हैं। ग की ध्वनि तो आनी ही नहीं चाहिए,
यहाँ छात्रों को बोलिए अपना नाक यहाँ से पकड़ो और आपके नाक में वाइब्रेशन होना चाहिए, कंपन होना चाहिए। अगर वाइब्रेशन नहीं हुआ तो आपका उच्चारण गलत है। देखिए, अंग 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 अंग, यहाँ इस जगह मध्य में वाइब्रेशन हुआ तो आपका उच्चारण बिल्कुल सही है। अंग जो है वो वर्ण की खड़ी पाई के ऊपर बिल्कुल मध्य में उसका बिंदु लगाया जाता है। अंग बोलते समय नाक से तो हवा निकलती है, ध्वनि आती है, लेकिन मुख जो है वो ध्वनि को अवरोध करता है, रोक लेता है उसको। उसके बाद उच्चारण में अंग के विभिन्न रूप हैं, लेकिन ये बहुत विस्तार में एक टॉपिक है, विषय है, इस पे विस्तार में हम नहीं जाएंगे। लेखन चिन्ह केवल बिंदु है। उसके बाद हम अह पे आते हैं, इसे हम विसर्ग भी कहते हैं। ये वर्ण की खड़ी पाई के आगे दो बिंदुओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसी भी तरह का कोई भी कंपन नाक में नहीं होता है और इसका जो उच्चारण है उसमें ये ह की तरह बोला जाता है और इसका प्रयोग जो है मूलतः संस्कृत शब्दों में किया जाता है। अब हम बात करते हैं भाषा कौशलों की। देखिए, हमारे भाषा कौशल, श्रवण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल और हमारा जो वाचन है, अब देखिए इसमें से पठन कौशल ऐसा है जिसमें छात्रों को सबसे अधिक मुश्किल आती है, उनकी रीडिंग अच्छी नहीं होती है। उस वहां देखिए ये एक चेन है गलतियों की। अगर मैं अध्यापक हूं, मैं अपने छात्र को कहूंगी चलो बेटा लिखो तकिया, तो छात्र तकी आ लिख देगा क्योंकि मैंने तकिया बोला, मेरा अपना उच्चारण सही नहीं है। अगर मैंने कहा होता तकिया, तकिया, या पर बल दिया होता तो छात्र जो है वो उसका श्रवण सही होता, उसने सुना सही होता और सुनने के बाद छात्र बोलता, खुद बोलने की कोशिश करता और उसने बोला भी सही होता, और जब उसने बोला सही होता तो वो लिखता भी सही। तो हमारा श्रवण, हमारा पठन, हमारा श्रवण, लेखन और हमारा वाचन, ये तीनों कौशल मिलके इम्प्रूव करते हैं हमारे पठन कौशल को। तो लेखन निर्भर करता है छात्र ने उच्चारण कैसे किया, उसका उच्चारण निर्भर करता है कि उसने सुना क्या, और उसने सुना क्या वो निर्भर करता है कि अध्यापक ने बोला क्या। तो सबसे जरूरी है अध्यापक का अपना ज्ञान जो है वो क्लियर होना चाहिए। आप देखिए, आपने अक्सर देखा होगा छात्र श्रुत लेख में ये गलतियां करते हैं। आम, इमली, ई म ल ई, वो मात्रा चिन्ह की जगह छात्र मात्रा चिन्ह की जगह स्वर लगा देते हैं। अब देखिए यहां भी गलती हम अध्यापकों की है। मैं छात्रों को गलत नहीं कहूंगी, हमारी गलती क्या है? हमारी गलती ये है कि जो छात्र होते हैं, हम जब वो रीडिंग करते हैं ना, जब वो पठन करते हैं, देखिए ये मैं एक जादुई ट्रिक बोलूंगी। अगर ये चीज आपने छात्र को समझा दी, समझ लीजिए आपने हिंदी छात्र को जीवन भर के लिए सिखा दी। छात्र को बोलिए ई म ल ई, इस तरह का पठन गलत है। जब एक मात्रा एक वर्ण के साथ जुड़ जाती है तो वो दोनों वन हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। आप अब उन्हें अलग अलग तोड़ के नहीं बोलोगे। ई म को आप अलग अलग बोल सकते हो, लेकिन ल और ई को आप अलग नहीं बोल सकते क्योंकि वो दोनों आपस में जुड़ चुके हैं। उनका उच्चारण आप करेंगे ली, ई म ली। इस तरह से बच्चों का जो है वो पठन कराइए। देखिए, आप ये मत सोचिए कि बच्चा जब छोटा है तो इनिशियल स्टेज में बच्चा करेगा। ये हम ही शुरू से बच्चे को एक परंपरागत तरीके से कराते आ रहे हैं और बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है। अगर हम शुरू से ही देखिए, जैसे मैं जो उन बच्चों के साथ भी काम करती हूँ जो चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज है, वहां पर नर्सरी से लेके 10वीं तक के छात्र को भी मैं जो है परेशानियां दूर करने में मदद करती हूँ, लेकिन मैं यूकेजी के बच्चे को भी इसी तरह से रीडिंग करवाती हूँ और बच्चा इंप्रूव करता है, यकीन मानिए।
तो बच्चों का पठन आज ही से पैटर्न चेंज कर दीजिए। ई म ल ई गलत है, ट म आ ट र गलत है, ट मा टर, ट मा टर टमाटर सही है, ट म आ ट र गलत है, क्योंकि हम बच्चे को खुद सिखा रहे हैं म आ, तो बच्चा तो म के बाद आ ही लिखेगा ना, वहां बच्चा गलत नहीं है। देखिए उसके बाद हमारे दो पंचमाक्षर जो होते हैं ng और ञ, ञ, इन दोनों के साथ मात्रा चिन्ह नहीं लगाए जाते हैं। एक और चीज, यदि किसी शब्द के शुरू में ही हमें स्वर की आवाज आ जाए, जैसे इमली, शुरू में ही हमें ई सुनाई दे गया, तो छात्रों को बताइए जहां शुरू में ही स्वर की आवाज आ गई वहां मात्रा चिन्ह का प्रयोग मत करो, वहां स्वर रूप में ही ई को लिख दो। तो ये कुछ जो थे हमारे ऐसे ट्रिक्स थे जो कि हम जो छात्रों को हम हिंदी भाषा सिखाने में छात्रों की मदद हो सकती है। मैं चैट बॉक्स में आपको फीडबैक फॉर्म शेयर कर रही हूँ पार्टिसिपेंट्स। मैं चैट बॉक्स में आपको एक फीडबैक फॉर्म शेयर कर रही हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैट बॉक्स में जो जाकर एक मिनट आप चैट बॉक्स में जाइए और आप अपना जो फीडबैक फॉर्म है आप उसे फिल कर दीजिए, सो दैट कि आप अपना जो डॉक्यूमेंट है, जो अपना सर्टिफिकेट है, आप उसे डाउनलोड कर पाए। मुझे 1 मिनट का समय दे दीजिए, 1 मिनट का समय दे दीजिए मुझे। जी आपसे अनुरोध है कि साथ साथ में आप ये फीडबैक फॉर्म भी भरिए और मैं आप सभी को अनम्यूट भी कर रही हूँ। अगर आप में आपका जो भी फीडबैक है, आपके जो भी संशय है, मोस्ट वेलकम। अगर कहीं आपको लगता है आप मेरा जो ज्ञान है और बढ़ा पाएंगे तो प्लीज आप मोस्ट वेलकम। आप सबका स्वागत है आपके फीडबैक के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। आप सब में से किसी का कोई संशय, कोई क्वेरी, आप सब अपना माइक अब ऑन कर सकते हैं। आपका फीडबैक या कोई आपकी क्वेरी, मोस्ट वेलकम। क्या आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? यस मैम। जी मैम, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृपया आप अपना फीडबैक फॉर्म फिल कर लीजिएगा एंड नाम अपना बिल्कुल सही आप भरें ताकि आपका जो सर्टिफिकेट है बिल्कुल सही नाम के साथ आपको मिले। आपका अगर कोई फीडबैक आज के वेबिनार को लेकर या आपका कोई संशय है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम। मैम मंजली बोल रहे हैं मैम, चैट बॉक्स में कहाँ फीडबैक फॉर्म है? मैम आपका जूम चैट बॉक्स जो है उसमें एक बार चेक करिए। पार्टिसिपेंट्स, क्या आप सबको फीडबैक फॉर्म मिला है? नहीं मैम, मेरे पास भी नहीं आया फीडबैक फॉर्म। यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम मिल गया मैम। यस मैम मिल गया। यस मैम, वो लिंक है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल लिंक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। माय प्लेजर मैम। Good evening ma'am. Good evening ma'am. This is Nidhi from Delhi. Yeah, I'm from Delhi ma'am. यस मैम। जी मैम। हाँ, it was a very nice workshop और आपने जो टेक्निक्स बताई हैं, हम लोग काफी सारी टेक्निक्स ऑलरेडी यूज करते हैं, पर जो आपने बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया, that was really very good. थैंक यू सो मच। Actually I had been taking class 1 for past 10 years, so it was really very good ma'am. एक चीज मुझे आपसे पूछनी है, मुझे एक चीज में कंफ्यूजन आती है कि बच्चों को षटकोण वाला श और शलगम वाला श, जी ये कंफ्यूजन कैसे दूर की जाए? जी जी। और जी एक जो आज तक मैंने डाउट बच्चों का रहा है कि जो जिनकी लैंग्वेज में
हिंदी में श नहीं है, मतलब आपको पता होगा कि कुछ जी, बच्चों जी, के जी। उसमें श साउंड नहीं होती है, वो जी, श और जी। स में कंफ्यूजन क्रिएट जी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो कंफ्यूजन कैसे क्लियर करने? जी इसके वेबिनार की बड़ाई देखिए करेंगे मैम, ना। देखिए मैम, जैसे जब हम रिसोर्स रूम में काम करते हैं बच्चों के साथ, तो अच्छा, ऐसे उसके बाद बहुत से बच्चे मेरे पास भी थे जिनके अच्छा, बहुत मदर्स अच्छा का चला। कहना था कि मैम सपना डीडीएवी @ कैसे आएगा, नहीं आ रहा, शिफ्ट दबाते ही कुछ और हो जाता है। पार्टिसिपेंट्स आई रिक्वेस्ट, अगर आप अपना माइक ऑफ कर सके और जब आपका कोई डाउट हुआ तब अपना माइक ऑन करें। थैंक यू सो मच। तो निधि मैम, हम बेसिकली क्या करते हैं मैम, दरअसल ये त्रुटियां इसलिए होती हैं, आपने हमेशा देखा होगा कि जब तक जो छात्र होते हैं मैम, ऐसे छात्रों को दरअसल अभिभावकों द्वारा घर पर प्रैक्टिस दिया ही नहीं जाता है, क्योंकि उनके माता पिता ने ये सोच लिया होता है कि हमारे बच्चे की जीभ में या टंग ट्विस्टिंग का प्रॉब्लम है, ये कभी सुधर ही नहीं सकता, बट ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें यही करना पड़ेगा मैम कि डेली बेसिस पर बच्चों को 5 शब्द श के दीजिए और 5 शब्द स के दीजिए और उनका उच्चारण करिए। एक मिनट और मैम 1 मिनट, जी जी बोलिए मैम। एक्चुअली उसमें जीमेल के बाद मैम आईडी जो भरी है उसके बाद मैम फुल नेम में मतलब नहीं हो रहा है मैम। जैसे आईडी भरी है ना उसके बाद। जी मैम। पार्टिसिपेंट्स, क्या आपका नेम फिल हो रहा है चैट फॉर्म पर? नो मैम। यस मैम, रीट्राई करिए मैम, आप रीट्राई करिए, डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि बाकी सबका भी हो गया है। अगर उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आता है, आप पर्सनली